मम्मी, वो कल रात की बात को लेकर। रश्मि, इस घर में जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, तुम्हारे मामा जी को नहीं। अपने मामा जी की बातों में आकर तुम अपनी ही जिंदगी को नर्क बना रही हो, और मैं तुम्हें ये बात बार बार नहीं समझाऊंगी बेटा। विवेक, तुम ऑफिस जाओ। जी मम्मी। रश्मि, तुम अंदर जाओ। ये बहुत ही गलत बात है। दिया घर को रोशन करने के लिए होता है, लेकिन अगर वही दिया घर को जला दे तो इंसान की जिंदगी जल जाती है। समझाओ तृष्णा को, उसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। चाचा जी, उसने कभी दुख नहीं देखा, कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं हुई, लेकिन जब से हम आशियाना से अलग हुए हैं उसे हर छोटी चीज के लिए तकलीफ उठानी पड़ रही है, और उसके ऊपर से ये तुषार हमारी जिंदगी के ऊपर मुसीबत बनकर मंडरा रहा है। शायद इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई है। तकलीफ तो राजा महाराजा पर भी आई, लेकिन इंसान वही जो तकलीफ में भी अपने आप पर काबू रखे। अगर कृष्णा ने बगावत कर दी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता है इंसान मात कब खाता है? जब उसके अपने उसे धोखा दें। दुश्मनों से तो वो ऐसे ही सतर्क रहता है। इसलिए कृष्णा को प्यार से समझा कर रखो। चाचा जी, बाकी बातें तो मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन ये तुषार का मामला मुझसे नहीं संभलेगा। तो उसे पैसे दे दो और छुटकारा पा लो उससे। क्या चाचा जी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? यहाँ खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तुषार को कहाँ से पैसे दूंगा? देखो, आशियाना का फैसला हो ही चुका है। कहाँ हुआ फैसला? कोर्ट ने भी तो बात बीच में ही लटका दी। फैसला हो तो चुका। चाचा जी, कोर्ट ने क्या कहा याद है ना आपको? सबके साइन हो चुके हैं। अब देवराज कभी भी दामिनी के साइन लेकर आशियाना ले सकता है। ले सकता है कहा है, ले लिया जाए ये नहीं कहा। फैसला दामिनी के हाथ में छोड़ दिया, और वो तो अपने हाथ से जाने नहीं देगी। बहुत पहुंची हुई चीज है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, लेकिन आशियाना अपने हाथ से नहीं जाने देगी। तुम खुद ही अपनी बर्बादी के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हो। दामिनी पागल खाने में है, और मुझे नहीं लगता कि वो जल्द वापस आएगी। देखो कि मौका अच्छा है, पावर और अटॉर्नी पर दामिनी के साइन ले लो, फिर सब कुछ भाभी के नाम हो जाएगा, और उन्हें मनाना बहुत आसान है। चाचा जी, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये तुषार से पीछा छुड़ाने का कोई शॉर्टकट तरीका सोचिए। तो फिर एक ही तरीका है कि अपने मिल के शेयर्स देवराज को भेज दो। देवराज अंकल अब लालची हो चुके हैं, वो मेरे मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। तो उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। फिलहाल तुम्हें अपना घर बचाना है, क्योंकि अगर कृष्णा ने कोई गलत फैसला ले लिया तो तुम्हारी जिंदगी और भी उलझ जाएगी। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो और फैसला लो। मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि किसी तरह तुषार घर पे ना आ पाए, क्योंकि अगर वो बार बार यहाँ आएगा तो तृष्णा सच्चाई जान जाएगी, और फिर मुसीबत इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारे जान पे बनाएगी। विवेक, मैं जानती हूँ बेटा कि मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो। आज मुझे लगने लगा कि रश्मि को बहू बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मम्मी, ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपने कुछ गलत नहीं किया। जो किया मेरी जिंदगी बनाने के लिए किया, और ये आपका फैसला सही है। ये तो देवराज साहब के कारण हमारी खुशियों पर अंकुश लग गया।
देवराज तो पैदा ही हुआ है दूसरों को तकलीफ देने के लिए। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी। उसके बावजूद मैंने तुम्हारी शादी रश्मि से करवा दी। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मम्मी, आपने सोचा तो सही था। रश्मि आई, उसने कुछ ही दिनों में हम सबका दिल भी जीत लिया, लेकिन देवराज साहब ने उसके दिमाग में जहर भर दिया। लेकिन सोचने वाली बात मम्मी ये है, क्या रश्मि समझदार नहीं है? क्या वो अपने मामा जी की आदतें नहीं जानती, जो उनकी बातों पे विश्वास कर बैठी? यही तो उसे समझाना है और वो जरूर समझेगी। जब तक वो देवराज साहब की बातों पे विश्वास करती रहेगी, उसका दिमाग खराब ही रहेगा। और देवराज साहब बहुत जिद्दी इंसान है। एक बार जो वो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। और देवराज साहब बहुत जिद्दी इंसान है। एक बार जो वो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। उससे ज्यादा जिद्दी तो मैं हूं। अगर देवराज ने मेरे घर की शांति को भंग करने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जिंदगी को इस तरह तंग कर दूंगी कि उसे सांसें लेने में तकलीफ होगी। नहीं मम्मी, मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले में पड़े। आप इस मामले में पड़ेंगे तो परेशान होंगे। इस मामले को मुझे अपने तरीके से संभालने दीजिए। चाहती हूँ, तभी तो मैं ज्यादा बीच में नहीं बोल पाती, क्योंकि अगर मैं बोलने लगी ना तो बात बिगड़ सकती है। ये बहुत नाजुक वक्त है, तुम्हें अपने दिमाग पर काबू रखना है। इस मामले को संभालने की कोशिश करना है बेटा। अक्सर ऐसे हालात में खुशियां बिखर जाती है, उसे समेटते समेटते जिंदगी कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। आंधी तूफान में इंसान सिर्फ अपना आशियाना बचाना चाहता है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही करना होगा विवेक। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मम्मी, कि मेरे कारण इस घर की खुशियां बर्बाद ना हो। मेरा प्यारा बच्चा, मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगे। मैं तो अच्छी ही रहूंगी ना मामा जी, आपकी भांजी जो हूँ। रश्मि बेटा, अगर मेरी बात पर अमल करोगी तो हमेशा खुश रहो। लोग कहते हैं कि खुशियां तकदीर से मिलती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि खुशियां छीनने से मिलती हैं। हर आदमी को अपने हिस्से की खुशियां छीननी ही पड़ती है। बल्कि आज के दौर में तो ऐसा हो गया बेटा कि अपने साथ साथ दूसरों की खुशियां भी छीन लो। तुम्हें भी यही करना है बेटा। यस मामा जी, ये तो अच्छा हुआ कि आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो यहाँ पे टिपिकल इंडियन बहू बन के जी रही थी। सास को माँ और ससुर को पिता मान रही थी। गलत सोच है बेटा। बहू सिर्फ बहू ही होती है। तुम बहू होकर चाहे जितनी कुर्बानी देने की कोशिश करो, लेकिन सास के लिए तुम उसकी दुश्मन ही रहोगे। क्यों? मेरा हथियार काम आया ना? हाँ बिल्कुल मामा जी, घर वालों को मैंने हिला कर रख दिया है। बेटा, तुम उन्हें जितना दुखी करोगी ना, उतना ही तुम खुश रहोगे। मामा जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना। बेटी, थोड़ी देर के लिए ये समझो कि तुम गलत ही कर रही हो। बेटी बनकर रह रही हो, सास ससुर और विवेक की सेवा कर रही हो, और विवेक बाहर दामिनी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो घर छोड़ के आपके पास चली आऊंगी। तुम बेटा वो वक्त आने ही क्यों देती हो? देखो बेटा, अगर घाव ना भरे तो वो नासूर बन जाता है, और नासूर से पीछा छुड़ाने के लिए शरीर के अंग को काटकर फेंक देना पड़ता है। पति और पत्नी के बीच अगर दूसरी औरत आ जाए तो वो नासूर से भी बढ़कर हो जाता है, इसलिए उसे काटकर फेंक देना ही बेहतर है। यस मामा जी, अब बिल्कुल चिंता मत करिए। यहाँ पर मैं ऐसा ड्रामा करूंगी कि घर वालों को दामिनी का नाम जहर लगने लगेगा। गुड। आखिर मेरी भांजी हो ना। एक बात तुम्हें याद रखना है, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो अपना घर बचाने के लिए कर रही हो, किसी और के लिए नहीं, समझी? यस मामा जी।
ओके, रखता हूँ। बाय बेटा। बाय मामा जी। ये आप ठीक नहीं कर रहे। शादी करवा दी है उसकी, उसे अपने घर गृहस्थी अपनी तरीके से संभालने दीजिए ना। अगर हम उसके बीच बोलेंगे तो उसके ससुराल वालों को बुरा लगेगा, उसकी गृहस्थी खराब हो जाएगी। पर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, उसे शादीशुदा जिंदगी गुजारने का सलीका बता रहा था और पत्नी होने का अधिकार समझा रहा था। अधिकार समझाने के बजाय उसे अपना कर्तव्य समझाइए। अधिकार दूरियां पैदा करता है और कर्तव्य प्यार। और वैसे भी रश्मि को प्यार की जरूरत है, उसे ना ही कभी अपनी माँ का प्यार मिला और ना, इसीलिए तो वो हमारे पास रह रही है ना। मैं भी यही तो चाहता हूँ कि जितना प्यार उसे हमारे यहाँ मिला है, उससे कहीं ज्यादा प्यार उसे अपने ससुराल में मिले। पद्मा, मैं उसका मामा हूँ, उसका दुश्मन नहीं जो उसके जीवन में जहर घोल दूं। अगर मेरे बताए हुए तरीके से वो जिंदगी गुजारेगी तो उसके दामन में खुशियां ही खुशियां होंगी। पता नहीं भगवान ने उसके दामन में क्या लिखा, खुशियां या ससुराल का दुख। दुख तो किसी भी हाल में उसके जीवन में नहीं आने दूंगा। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। दीदी, चाय पी लीजिए। आपने दवाई खाई? नहीं देवकी, हम लेकर आते हैं। देवकी, तुम हमारी इतनी सेवा करती हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? आप लोगों से हमें प्यार और अपनापन मिल जाता है, उससे बड़ा फायदा हमारा क्या हो सकता है दीदी? आज के जमाने में अपने अपनों को प्यार नहीं देते। वहाँ हम तो पराए हैं, फिर भी आप लोगों से प्रेम और अपनापन मिल जाता है। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी कहीं खो गई, तुमने बताया नहीं कभी कैसे खोई, कहाँ खोई। वो अब हम कैसे बताए दीदी? वो ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारी बेटी बहुत छोटी थी, तब हम उसे मेले में लेके गए थे, वही खो गई। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रही है। देवकी, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल फिल्मी कहानी के जैसी है। मेले में बच्चे खो जाते हैं, फिर बड़े होकर अचानक कहीं मिल जाते हैं। नहीं, हमारी कहानी सच्ची है दीदी। अगर ये सच है तो ये बात भी सच है कि तुम्हारी बेटी अचानक फिल्मों की तरह तुम्हें वापस मिल जाएगी। हाँ, हमें तो लगता है जैसे हमें हमारी बेटी मिल ही गई है। अच्छा जी, हम जब भी दामिनी बिटिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमें हमारी बेटी मिल गई हो। देवकी, बेटी जैसी कहो, बेटी नहीं, दामिनी मेरी बेटी है, इकलौती बेटी। दुश्मनों की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं उससे कहूंगी कि हमें यहाँ नहीं रहना है। बहुत दुश्मन बनते हैं यहाँ हमारे, मैं उसे लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगी। दीदी, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दामिनी बिटिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हमारी आयु भी भगवान उसे दे दे। एकता नगर के लोगों ने एग्रीमेंट पे साइन कर दी है, उसकी जेरोक्स कॉपी मैंने आपके मैनेजर के हवाले कर दी है। जेरोक्स कॉपी क्यों? मुझे तो ओरिजिनल कॉपी चाहिए। आपने पेमेंट देने का वादा किया था, पेमेंट आप कर दीजिए, ओरिजिनल कॉपी आप तक पहुंच जाएगी। कितने पैसे लोगे?
मैं बस्ती वालों के पेमेंट की बात कर रहा हूँ। और मैं तो तुम्हारे पैसों की बात कर रहा हूँ। जब बार भी कहो नहीं। मैं तुम्हें खरीदने की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपने मेहनत के पैसे लो। भाई, अमीर होने का शौक नहीं है क्या तुम्हें? है? मेहनत करने से अगर इंसान अमीर बनता ना, तो आज हिंदुस्तान के सभी भिखारी अमीर होते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत तो कोई करता ही नहीं है। कड़ी धूप में चंद पैसों की खातिर इधर उधर भटकते रहते हैं, इसे भी तो मेहनत कहते हैं। भाई, तुमसे तो बातों में कोई जीत नहीं सकता। और ईमानदारी में भी नहीं। मुसलमान का मतलब जानते हैं आप? पुख्ता ईमान। वो मुसलमान ही क्या जो चंद सिक्कों की खातिर अपने ईमान को बेचते हैं। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है। अगर मेरा ईमान कमजोर होता ना, तो मैं आपके हाथों बिक चुका होता। आप मुझे कब का खरीद चुके होते। और वो हजारों लोग जिनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मैं उनका हक मार के उनको कब का धोखा दे चुका होता। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। मैं उनका हक मार के उनको कब का धोखा दे चुका होता। हाँ, अगर ऐसा करते तो मरने के बाद ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाते? क्यों? ऊपर वाला तो अभी भी हमें देख रहा है। जन्नत और दोज़ख का फैसला मरने के बाद होता है। लेकिन अगर अपना ईमान तोड़कर मैं उन लोगों के साथ दगा करूंगा, उनका भरोसा तोड़ूंगा, तो उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगा? ये मेरे लिए दोज़ख से बदतर सजा होगी। बहुत खूब, वाह। इसीलिए तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। अगर आपने मुझे 1% भी धोखा देने की सोची, 1%, तो मैं बस्ती वालों की तरफ से आपको 200% धोखा दूंगा। समझ रहे हैं ना? जो आपके लिए धोखा होगा, वो हमारे लिए आपको दिया हुआ एक सबक। अब पैसे की बात कीजिए। कायदे से तो मुझे तुम्हें पैसे तब देने चाहिए जब सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए। लेकिन ये पैसे देकर मैं रिस्क ले रहा हूं। मान लो अगर ये प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ तो मेरे तो पैसे डूब गए। देवराज साहब, ये सारी बातें पहले हो चुकी है। सारी बातें। बिजनेस आप कर रहे हैं, गरज आपकी है, मतलब आपका है, तो रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ये डील मंजूर नहीं है तो मैं इसे कैंसिल करने को तैयार हूं। अरे नहीं, सुनो सुनो, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूं। फिर आप यूं ही कहते रहिए, मैं यूं ही सुनता रहता हूं, और हमारी सारी बातें जो हैं यूं ही धरी की धरी रह जाएगी। मैंने बनवारी से कह दिया है तुम्हारे चेक्स बनवा कर रखने के लिए। कल जाकर अपने चेक्स कलेक्ट कर लेना। थैंक यू। चलता हूं। आज इतना अकड़ कर क्यों बात कर रही है? ऐसी क्या बात है? बड़ा ही चालाक, बड़ा ही होशियार इंसान है जिसका नाम है देवराज। आपको मालूम है, मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा था वो। ये तो शुक्र मनाइए कि उसके बस की बात नहीं है, वरना वो तो भगवान की भी कीमत लगाते। तो बात, देवराज तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह कि वो जरूर कोई ना कोई चाल चलने वाला है, क्योंकि हमेशा चालाक आदमी ही बेईमानी के रास्ते ढूंढता है। बिल्कुल सही फरमाया वकील साहब आपने। अगर देवराज ईमानदार होता ना, तो अपने वादे के मुताबिक एकता नगर के लोगों को पैसा भेज देता, ना कि मुझे खरीदने की कोशिश करता। मोहन जी, हमें होशियार रहना होगा। खुराना साहब, वो चाहे कितनी भी चालाकी करे, कोई भी चाल करे, लेकिन मैंने एग्रीमेंट में ऐसे पॉइंट्स डाल दिए कि उसकी चालाकी ही उसकी हर चाल को बिगाड़ दे। बस मैं तो यही चाहता हूं कि वो एक भी गलत कदम चले
तब जाकर हमें मौका मिल जाएगा।